अच्छा जी, अब यूआरएल हमारे पास क्या है? यूआरएल एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप उन नंबर ऑफ वेब पेजेस जो मैंने आपको अभी दिखाया ना बेटा, अब उन तकरीबन वेब पेजेस के अंदर है इंफॉर्मेशन। अब वो कहां कहां वेब पेजेस पड़े हैं, वो सारे वेब पेजेस की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको यूआरएल कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जैसे देखें बेटा, हम एक सिटी के अंदर रहते हैं, एक कंट्री के अंदर रहते हैं, हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है ना, सही है? वैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास क्या है? एक सिटी है, ठीक है जी। तो इस सिटी के अंदर जो घर है, घर यानी वेबसाइट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। और उन तकरीबन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, अब वेबसाइट के अंदर या घर के अंदर भी क्या होते हैं? अफराद होते हैं ना, सही है? इसका मकसद सिंपल है, मैं समझा देता हूं। वर्ल्ड वाइड वेब एक सिटी है, यानी वी और इन हैदराबाद। उसके बाद आपके पास क्या है जी? वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं। तो आपके पास वेबसाइट क्या है? लाइक होम, सही है बेटा? अब उसके बाद जो वेब पेजेस हैं, वेब पेजेस लाइक यू ऑल, यानी हम ह्यूमंस, सही है जी। एक घर के अंदर जितने भी अफराद रहते हैं, ठीक है, उन तकरीबन अफराद की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, या उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ, आप समझ लें कि ह्यूमंस के पास है, ठीक है जी। अब आपको अगर वर्ल्ड वाइड वेब से कोई चीज चाहिए, इस सिटी से कोई बंदे को बुलाना है, यू नीड अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ दिस पर्सन। अब पहले तो आपको उसके घर तक जाना है, यानी उस वेबसाइट तक जाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर उस वेबसाइट से क्या मांगना है, या उस घर से जाके वो बंदा बुलाना है, क्योंकि उस घर के अंदर तो बहुत सारे अफराद रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसी तरह से बेटा, जैसे एक वेबसाइट के पास मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, सही? अब मल्टीपल वेब पेजेस जो हमारे हैं वो लाइक अ ह्यूमन है, और वेबसाइट इज अ होम है, और वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिटी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? यानी हर ह्यूमन की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। अब बात की जाए आपकी वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस की, तो हर वेबसाइट के वेब पेज की एक क्या होती है, जिसको हम यूनिक आइडेंटिटी कह रहे हैं, वो यूआरएल। सही है जी? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी जो रिसोर्स है आपका, रिसोर्स बेटा हम कहते हैं किसी फाइल को, वेब पेज को, या जिसमें भी इंफॉर्मेशन होती है। तो वेब पेज में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है ना, तो इसी को ही रिसोर्स कहते हैं, कि ये रिसोर्स कहाँ पड़ा है, या ये इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी है वेब पेज के अंदर। उस वेब पेज की क्या होगी? यूआरएल होगी, क्योंकि ऐसे हजारों लाखों वेब पेजेस होंगे, ठीक है। और हर आपके वेब पेज की एक अलग यूआरएल, यूनिक यूआरएल होती है। आपने इसे कभी देखा कि एक ही यूआरएल से दो वेब पेजेस आ रहे हो, या एक ही नाम से दो वेबसाइट चल रही हो? कभी नहीं होगा बेटा ऐसे। फॉर एग्जांपल फेसबुक की एक स्पेसिफिक वेबसाइट का नाम है, यूनिक एड्रेस है, जैसे हमारे घरों के यूनिक एड्रेसेस होते हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी एक या दो घरों के एक ही एड्रेस हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो हर वेबसाइट की एक क्या होती है? अपनी एड्रेस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेबसाइट्स कहते हैं। उनको एक्सेस करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? यूआरएल। इवन आपके वेब पेजेस जो उस वेबसाइट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए भी क्या होती है? यूआरएल होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यूआरएल जो हमारी है वो क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जो बताता है कि रिसोर्स कहां पड़ा है, ठीक है जी। जैसे अगर आप एक ही घर में रहते हैं, तो हर बंदे का एक अलग नाम होता है जिससे आप उसको बुला रहे होते हैं, उसी नाम से आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, सही है? कि घर के अंदर फॉर एग्जांपल हुजैफा है, तो हुजैफा को हुजैफा के नाम से बुला के कोई ना कोई इंफॉर्मेशन बताई जाती है या पूछी जाती है। वैसे ही आपको अगर ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड वेब पे किसी वेब पेज को बुलाना है, तो उसकी यूआरएल या उसकी यूनिक आइडेंटिटी हमें चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है तो बेटा नीचे आपको कंफर्म करना है।
ओके ओके बेटा, ओके शहीर, ओके निमरा, ओके सोफिया, ओके अलीना। ठीक है बेटा, ठीक है जी, मेजॉरिटी यस ही आ रहा है। ओके, अहमद खान ओके है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं बाकी कॉन्सेप्ट्स की। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं HTTP। HTTP या HTTPS, ये बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा या सुना होगा। अब HTTP और HTTPS का कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेटा हमारे पास ये एक प्रोटोकॉल है। देखें, एक सिंपल सी मैं आपको अगर आइडिया दूं या आपको एक कॉन्सेप्ट दूं तो क्या होता है। देखें, आपको किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उसके लिए चाहिए रास्ता, यानी रोड चाहिए, पाथ चाहिए। सपोज अगर मुझे कहाँ से जी, हैदराबाद से कराची जाना है, तो उसके लिए मुझे रास्ते की जरूरत पड़ती है ना। अब रास्ते की जरूरत, रास्ता आपको चाहिए, लेकिन रास्ते के बाद आपको एक व्हीकल भी चाहिए जो आपको लेके जाए, है ना। या पैदल चले जाए, जो आपकी मर्जी हो, राइट। तो हमारे पास होता है क्या, सपोज अगर मुझे हैदराबाद टू कराची जाना है, आई नीड अ पाथ या रोड। ठीक है, रोड के बाद मुझे क्या चाहिए, एक व्हीकल जो मुझे यहां से लेके जाए। सही है जी। रोड लाइक ए इंटरनेट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? यानी अगर आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, क्योंकि आप अपने सिस्टम, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे, और ये दोनों कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर एज अ क्लाइंट होगा, और जिससे मैं वेबसाइट मांग रहा हूं वो एज अ सर्वर होगा। सिंपल सी बात है बेटा। देखें, अगर मैं फेसबुक को चलाना चाहता हूं ना, फेसबुक जैसी वेबसाइट बना के एक कंप्यूटर पे रखी गई है, सही है। यानी वहां पे भी ऐसे ही रखी हुई है जैसे मेरे पास ये वेबसाइट पड़ी थी। ये पड़ी है ना वेबसाइट, सही है। ये वेबसाइट मेरे सिस्टम पे पड़ी है, लेकिन अगर इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इसको वर्ल्ड वाइड वेब पे रखें। कौन से क्लियर, कहाँ रखें, वर्ल्ड वाइड वेब पे, ताकि वो दुनिया के हर कोने से एक्सेस हो सके बाय यूजिंग इंटरनेट। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसका मकसद सिंपल है कि अगर आपका वेबसाइट बना हुआ है, वेबसाइट आपकी बनी हुई है, आप उसको वर्ल्ड वाइड वेब से ही यूज करेंगे या उसको एक्सेस करेंगे, और उसके लिए इंटरनेट भी चाहिए। लेकिन जैसे कि ये वेबसाइट है, तो इसको बनाने के बाद कहाँ रखा जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब पे। अब वर्ल्ड वाइड वेब पे रखने के बाद आपको एक कनेक्शन या एक नेटवर्क चाहिए, जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब कम्युनिकेट करता है तो वो इंटरनेट के थ्रू ही करता है। और जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है किसके लिए, कि मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो वेबसाइट मुझे चाहिए, तो वो एज अ क्लाइंट होता है। और जो कंप्यूटर जिसको आप एज अ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका एज अ सर्वर होता है। यानी फॉर एग्जांपल, मैं एज अ क्लाइंट हूं, मैं इससे पूछ रहा हूं कि मुझे फेसबुक की वेबसाइट दिखाओ, सही है। तो फेसबुक वालों का जो सर्वर होगा मुझे वो फेसबुक की वेबसाइट प्रोवाइड तो करेगा। तो सर्वर क्या है, एज अ प्रोवाइडर है। क्लाइंट क्या है, जो रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट कौन है, मेरा कंप्यूटर। सर्वर कौन है, फेसबुक वालों का कंप्यूटर। आपस में दो कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। यहां तक कौन सा क्लियर है बेटा? बेटा खुद को म्यूट कर लिया करें, आपकी वजह से बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके जी, मैंने म्यूट कर दिया है। ओके अब्दुल कदीर, ओके मानूर, ओके न्याज। ठीक है बेटा, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जैसे देखें बेटा, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि रियल लाइफ के एग्जांपल्स को इंक्लूड करूँ ताकि आपको ना चीजें समझ में आ जाए, सही है। वरना इन चीजों की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत है, लेकिन आप इसे समझ लें, आईटी से कुछ बिलोंग करते हैं बच्चे, कुछ बिलोंग नहीं करते,
तो मैं उसको जितना हो सकता है ना बिल्कुल लो लेवल पे जाके समझाऊं ताकि आप समझ सकें। ठीक है बेटा, ओके जी। अब हमारे पास होता क्या है कि तकरीबन जो चीजें हैं वो इस तरह से एक्सेस होती हैं कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है, सर्वर जो चीज प्रोवाइड करता है, दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग, यू कैन से, अगर वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का होना लाजमी है, क्योंकि आप वेबसाइट बना के वहां रखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में। सही। फिर फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी कंट्री की क्या चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए, या आप समझ लें उसकी क्या होती है, नेशनलिटी चाहिए, तो आप वहां पे जाके रहते हो ना। सही है। आपका घर होता है वहां पे, ताकि आप फिर उसी कंट्री के जाने जाए। इसी तरह से बेटा वेबसाइट आपने बना ली, तो वेबसाइट बनाने के बाद आपको वर्ल्ड वाइड वेब पे रखनी पड़ती है। क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि ये एक तरीका, एक सिस्टम है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां पे हर वेबसाइट बना के रखी जाती है। ठीक। फिर उन तकरीबन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, जो हम इस्तेमाल करके वो तकरीबन आपकी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। लेकिन अब जाहिर है, एक वेबसाइट जब बन जाती है तो एक सर्वर पे या एक कंप्यूटर पे रखी जाती है। फिर उसको एक्सेस भी कौन करते हैं? कंप्यूटर करते हैं, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो, वो भी आपकी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी, मिनी कंप्यूटर है, राइट। ठीक है जी, ये इस तरह से। अब रोड हमारा क्या है? इंटरनेट। व्हीकल क्या है जी? व्हीकल, व्हीकल है बेटा HTTP। अब आप जाहिर है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे एक वेबसाइट दे दो या वेब पेज दे दो। लेकिन वो वेब पेज, वो आपकी क्या वेबसाइट, उसको एक्सेस करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। अब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? अगर मैं यहां पे कहूं तो एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं जी? प्रोटोकॉल। ये सुना होगा। प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट। ठीक है जी, इस तरह से। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास प्रोटोकॉल क्या होते हैं बेटा? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि जो भी इंटरनेट से डेटा जा रहा है या इंटरनेट से डेटा वापस आ रहा है, उन तकरीबन चीजों को रूल्स एंड रेगुलेशन की तहत भेजा भी जाता है और रिसीव भी किया जाता है। जैसे अगर आपको हैदराबाद से कराची की तरफ जाना है तो उसके बेटा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। आपको जब आप एक रास्ते से जाते हैं, इंटरनेट से जा रहे हैं जैसे मैंने कहा, तो आपको अगर रास्ते से जाना है तो क्या है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स। उसके अलावा आपकी चेकिंग हो सकती है, हर आपकी जो है वो सिक्योरिटी के हिसाब से क्या लगी हुई है, यहाँ पे रेंजर्स है, आर्मी है, उनकी क्या लगी हुई है भाई, इनको क्या कहते हैं, हाँ, यानी वहां पे वो चेकिंग करते हैं, उसके बाद आपको भेजा जाता है। तो बेटा इंटरनेट के ऊपर भी जो वेब पेज आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, या एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, तो जाहिर है कोई इंफॉर्मेशन ही मांग रहा होता है। तो वो इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जा रही होती है या वहां से आ रही होती है, उसके लिए आपके प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। सिंपल आइडिया दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉलिटिशियन विजिट करता है किसी स्पेसिफिक सिटी को, फॉर एग्जांपल हैदराबाद में आ जाते हैं हमारे पास इमरान खान, राइट। तो इमरान खान जब आपके हैदराबाद में आते हैं तो उसको प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। आप देख रहे होते हैं कि आपको कितना इन वीआईपीस को प्रोटोकॉल दिया जाता है, ताकि उनको बीच से कोई टपका ना जाए। ऐसा ही होता है राइट। हाँ, चेक पोस्ट कहते हैं उसे। ठीक है जी। देखें, मैंने कहा कि कोई भी वीआईपी जब आता है तो उसको एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक प्रोटोकॉल, ताकि वो सिक्योरिटी के साथ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। ऐसे ही होता है ना? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है?
जी बेटा, एक दो येस करें या नो करें ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है बेटा। ओके 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 जी। ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या है जी? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है टू सेंड इंफॉर्मेशन और रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। अब इस तरह के प्रोटोकॉल्स की बहुत सारी कैटेगरी, जैसे आपके ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनकी कितनी कैटेगरीज हैं बेटा? रेंजर्स भी है, पुलिस है, आर्मी है, एफआई है, पता नहीं क्या क्या है ना। इसी तरह से सिक्योरिटी के भी टाइप है। सही। अब हर सिक्योरिटी को किसी न किसी कैटेगरी पे रखा जाता है। फॉर एग्जांपल आर्मी वालों को रखा गया है कि भाई वो बॉर्डर पे खड़े रहेंगे और बॉर्डर के हिसाब से आउटर सिक्योरिटी देखेंगे, राइट। इसी तरह से रेंजर्स को रखा जाता है, जो हमारे सिटीज हैं इनके अंदर पुलिस भी है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह की सिक्योरिटी या हर तरह की फोर्सेस को कोई ना कोई काम किसी न किसी लिमिट तक दिया जाता है, उसी को वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह से बेटा प्रोटोकॉल्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिनका काम क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, हमें उसको सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से सेंड भी करना है और रिसीव भी करना है। अब आपके नंबर ऑफ प्रोटोकॉल कितने हैं? यहाँ पे प्रोटोकॉल जो है बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लेकिन जितने भी वेब पेजेस आप एक्सेस करते हैं बेटा, उनके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो HTTP है या HTTPS है। अब वर्ल्ड वाइड वेब से कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज चाहिए, उस वेब पेज को या उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सही है। और वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कौन डिफाइन करता है? या तो HTTP या तो HTTPS, राइट। ये दोनों थोड़े से समझने के क्या है, चेंज है। अब HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब HTTP हमारे पास क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है जी। अब हमारे पास हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस पे मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, वरना मैं पूरी वेब डेवलपमेंट पढ़ा दूंगा यहाँ पे, तो ये अलग चीज हो जाएगी। बस इतना समझ लो कि हमारे पास जब भी फॉर एग्जांपल आपको कोई कोरियर करना होता है ना, तो कोरियर आपका एक सिटी से दूसरी सिटी आप कर रहे होते हो। कोरियर दो तरह से होते हैं, एक होते हैं स्पेशल वाले, एक होते हैं नॉर्मल। ऐसे ही होता है बेटा। अब स्पेशल कोरियर के अंदर आपकी जाहिर है कोई चेक, कोई ड्राफ्ट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे होते हैं। ऐसे ही होता है। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास आपको जो सर्विस यूज करनी पड़ेगी, एक मिनट। बेटा मुझे एक रिप्लाई करने दें। अच्छा जी, सर GM कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग करके बच्चों को दें, तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं सिर्फ रिप्लाई कर रहा था। ओके जी। हाँ, ये सिक्योर वाला भी है, मुबश्शिर सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास, ठीक है जी। अब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का बेटा काम क्या होता है कि लाइक ये कोरियर वाला है, सही है। इसका काम क्या है? कोरियर करना। जाहिर है कोरियर में क्या होती है आपकी, वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है, कोई डेटा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। वैसे ही जैसे मैंने कहा, जो प्रोटोकॉल का काम होता है, अब इनके पास जाहिर है सिक्योरिटी की चीजें भी तो प्रोवाइड करती है ना ये कोरियर सर्विसेज, कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा, डेटा आपका जहां आप भेजना चाहते हैं वहीं जाएगा, है ना। अब दूसरी चीज ये है
कि मैंने कहा कोरियर सर्विसेज दो है, एक होती है स्पेशल कोरियर, एक होती है नॉर्मल कोरियर। अब नॉर्मल कोरियर के थ्रू आपका जो डेटा जाएगा, जाहिर है कोरियर तो चला जाएगा लेकिन विदाउट सिक्योरिटी के जाएगा, सही। लेकिन अगर आपको वेबसाइट या वेब पेजेस को स्पेशल सर्विस के थ्रू यूज करना है, देन आपका यही HTTP एक और आप समझ लें कि सर्विस दे रहा होता है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी। अब अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स जो है वो लॉगिन करके दिखा देता हूं। यहां आ जाता है, आई होप आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, राइट। सही है बेटा। अब हमारे पास, मैं आपको एक काम कर लेता हूं, मैं एक वेबसाइट है जो एप्टेक की है, मैं ओपन करके दिखा देता हूं, ठीक है। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह की वेबसाइट्स जो है वो HTTP यूज करती है और किस तरह की वेबसाइट HTTPS यूज करती है। अगर आप HTTP यूज करते हैं तो उसमें क्या है, और HTTPS यूज करते हैं तो उसमें क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? आपको ये वेबसाइट नजर आ रही होगी एप्टेक के नाम से। जी बेटा, यस और नो में रिप्लाई करें, शाबाश। स्क्रीन शो हो रही है बेटा? ठीक है बेटा, ओके जी, ओके ओके, वेरी गुड। चलें जी, ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझिएगा कि आपको उम्र भर याद रहे, ठीक है। ओके। अब देखें, एक चीज है, यहां पे एक लॉक नजर आ रहा है आपको। इस लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहां पे थोड़ा पढ़ें इसको। इस लॉक के अंदर आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां पे आपको नजर आ रही होगी कि योर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड नंबर्स, इज प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू दिस साइट। यानी इस वेबसाइट को अगर आप इंफॉर्मेशन देते हैं लाइक पासवर्ड्स, क्योंकि मैं अभी जाहिर है इस पे लॉग इन करूंगा या साइन अप करूंगा ना, या अगर मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी है किसी वेबसाइट को, अगर वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है और ऑनलाइन पेमेंट में करता हूं, तो जाहिर है मुझे क्रेडिट कार्ड नंबर देना पड़ेगा ना, सही है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या मैं इस वेबसाइट को दे सकता हूं? तो मुझे वो वेब ब्राउजर ही बता रहा है कि हाँ आप दे सकते हैं, इसका सर्टिफिकेट वैलिड है और ये वेबसाइट आपकी क्या है, सिक्योर है। अब ये सिक्योर क्यों है, इस पे बात करते हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी ये URL कॉपी करूं और आपको नोटपैड पे जाके ये दिखाऊं, यहां पे जी आपको स्क्रीन शो हो रही है, राइट। देखिए यहां पे क्या आ रहा है, HTTPS, उसके बाद आपका एक डोमेन, यानी आपकी उस वेबसाइट का नाम है। जैसे बेटा आप फोन नंबर खरीदते हैं ना, फोन नंबर खरीदते हैं तो फोन नंबर के अंदर जो डिजिट होते हैं यूनिक होते हैं, वैसे ही बेटा वेबसाइट के नाम भी भेजे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वैसे ही जैसे किसी भी नेटवर्क का एक नंबर भेजा जाता है, फोन नंबर होता है ना, वो यूनिक होता है, वैसे ही किसी वेबसाइट का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं बेटा, डोमेन कहते हैं, सही है, या डोमेन नेम कहते हैं। जैसे वो आपकी जो है वो क्या है, google.com, gmail.com, facebook.com, ये सारे क्या है, डोमेन है। जैसे आप कोई भी जोन का नंबर, टेलनॉर का नंबर खरीदते हैं तो वो यूनिक होता है, ताकि आप उस नेटवर्क के अंदर अपनी उस आइडेंटिटी के साथ उस चीज को यूज कर सके। वैसे ही वेबसाइट रखने के लिए उसका नाम भेजा जाता है या खरीदा जाता है, उसकी फिर होस्टिंग अलग से होती है। मैं इस पे भी आ रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये डोमेन है और ये है कि आप किस तरह से इस वेबसाइट को यूज करेंगे, सिक्योर वे में या नॉन सिक्योर वे में। तो ये वेबसाइट क्या है जी, सिक्योर है, क्योंकि इन लोगों ने इस सिक्योरिटी के लिए भी पे किया हुआ है। अब इसका मकसद क्या है, जब वेबसाइट बेटा बन जाती है ना, फिर उसकी सिक्योरिटी भी खरीदी जाती है। क्या खरीदी जाती है, सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी इस तरह से है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, उसके लिए आपको गार्ड की जरूरत पड़ती है, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी बरकरार रहे। वैसे ही वेबसाइट तो ऑनलाइन पड़ी है ना,
आपका कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। अब यूजर्स में से हैकर भी हो सकते हैं या अनऑथोराइज्ड पर्संस भी हो सकते हैं। कुछ यूजर्स जो हमारे आम यूजर हैं, जो आपके सिंपल क्या करते हैं, वो आके सिर्फ उनकी नीयत होती है वेबसाइट को यूज करना है। और बहुत सारे यूजर जो अनऑथोराइज होते हैं, उनका पर्पस ही लाइक हैकिंग है, तो वो क्या करते हैं, हैक करने आते हैं। तो उन नंबर ऑफ अनऑथोराइज पर्सन से या अनऑथोराइज यूजर से बचने के लिए आपको सिक्योरिटी खरीदनी पड़ती है। और आपके एक साल के लिए 6 से 7 हजार की एक सिक्योरिटी है जो आपको मिल जाती है पूरे साल के लिए। फिर आपकी वो वेबसाइट सिक्योर रहती है। क्यों? देखिए, आपकी अगर कोई ऑनलाइन बैंकिंग की वेबसाइट है, आपका ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स की साइट है, तो उस पर तो ट्रांजेक्शन होती है ना बेटा। अब ऑनलाइन कोई आके वहां पे ऑनलाइन पे करना चाहता है, तो जाहिर है क्रेडिट कार्ड नंबर देगा। इसी तरह से वो पासवर्ड लॉगिन भी करेगा, साइन अप भी करेगा। तो वो चीजें भी सेव होती हैं वेब ब्राउजर्स के अंदर ही। सही है। तो अगर आपकी वेबसाइट ही सिक्योर ना हो, तो वो बंदा जो अपनी इंफॉर्मेशन आके आपके वेबसाइट पे दे रहा है, तो वो भी सिक्योर नहीं हुआ ना। तो आपकी वजह से बाकी यूजर्स भी टारगेट हो रहे हैं। ठीक है। तो आपको सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी अगर आपकी कोई ऐसी समझ लें वेबसाइट है जिसका पर्पस ऑनलाइन कुछ इस तरह से है कि आप कोई जो है ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है। बात रहती है HTTP की। तो मैंने कहा ये ऐसा नहीं है कि आपकी कोई चीज ट्रांसफर नहीं होगी, होगी विदाउट सिक्योरिटी के। सही है। तो HTTP और HTTPS ये लाइक व्हीकल है। ठीक। अब ये क्या करती है, तकरीबन आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती हैं कि कौन सा वेब पेज कैसे आपका एक्सेस होगा और उसको किस तरह से एक्सेस किया जाएगा। फिर बात आती है कि HTTP के थ्रू भी तो सर्विसेज मिल सकती हैं। यस, मिल सकती हैं। अब मैं यहां आता हूं, लॉग इन करता हूं, एक और वेबसाइट में आपको दिखा देता हूं। उसके बाद ठीक है जी, पासवर्ड, आई एम नॉट रोबोट, इस पे भी बात करेंगे। ये क्या होता है, एक पूरी फील्ड है कैप्चा की। इन फ्यूचर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस एज वेल। चीजें पढ़ने के लिए बहुत है। आईटी एक समझ लें वर्ल्ड वाइड के हिसाब से फैली हुई एक फील्ड है, तो बहुत वास्ट है, जिसमें से आप उतनी चीजें बस सीख लें कि आपका काम हो जाए, काफी है। ठीक है जी, एक और वेबसाइट में खोलने जा रहा हूं। आई होप स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट? अच्छा, यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं सिक्योरिटी और इसको मिला के। अब ये वेबसाइट देखिएगा जरा। अब यहाँ पे एक और चीज आ रही है। ये एक दूसरी वेबसाइट चला रहा हूं मैं, onlineverse.com। इनका एक समझ लें क्या है, एक CMS है जो ये लोग यूज कर रहे होते हैं। LMS कह दो आप, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे आप लोगों का भी LMS है ना, नमल वालों का, इसी तरह से इनका है, जो इनके सारे बुक और आपके नोट्स वगैरह मिलते हैं, तो उसके लिए अलग वेबसाइट बनी हुई है। सही है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे एक और आपको चीज नजर आ रही होगी, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। You should not enter any sensitive information on this site, for example, passwords or credit cards। यहां पे लिखा हुआ है, कौन बता रहा है? वेब ब्राउजर ही बता रहा है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। आप अगर इसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप खुद जिम्मेवार हैं, हम इसकी कोई गारंटी नहीं देते। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसकी भी यूआरएल कॉपी करते हैं और देखते हैं ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रही है या कौन सी कोरियर सर्विस यूज कर रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो कोरियर सर्विस यूज कर रहा है वो है HTTP। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी हमारे पास ये प्रोटोकॉल तो है, कोरियर तो चीजें हो रही हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन जा रही है और आ रही है, अब जा या आ रही है, लेकिन वो सिक्योरिटी के अलावा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो बेटा HTTP भी यूज होता है, HTTPS भी यूज होता है। HTTP सिक्योर नहीं है, HTTPS सिक्योर है। अब आप बोलेंगे सर ये सिक्योरिटी कहां से मिलती है?
तो बेटा इसके लिए बहुत सारी आपकी वेबसाइट्स है, और इस सिक्योरिटी को क्या कहते हैं, एसएसएल कहा जाता है, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। इसको एसएसएल सर्टिफिकेशन भी कहा जाता है। सही है, एसएसएल स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। ये एसएसएल सर्टिफिकेशन बेटा, अगर आप चाहते हैं वेबसाइट आपकी सिक्योर वे में इस्तेमाल हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। वो कहां से खरीदते हैं आप, वो आप खरीदते हैं बहुत सारी वेबसाइट से, मैं आपको यहां मेंशन कर, godaddy.com भी है, ठीक है, इसका नाम है godaddy.com। आप सिर्फ गूगल कर लें, आपको बिल्कुल टॉप पे नजर आ जाएगी। ये चीज नोट करें, यहाँ पे ये जो एड नजर आ रहा है, इस तरह की वेबसाइट ना खोलें तो बेहतर है, क्योंकि ये समझ लें कि इन नंबर ऑफ वेबसाइट्स ने पैसे दिए हुए हैं किनको, समझ लें आपके इन गूगल वालों को, या जो आपके एडसेंस हैं उनको। तो ये वेबसाइट्स एज ए एड है, जिनको एज ए समझ लें कि जैसे स्पॉन्सर किए हुए पेजेस नहीं होते इस तरह से, तो इसको जाके क्लिक करें। अब godaddy.com पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखें वेब सिक्योरिटी के आपको क्या मिल जाती है, चीज मिल जाती है। यहाँ पे देखें वेबसाइट सिक्योरिटी आ रही है ना, वेबसाइट होस्टिंग, बिजनेस होस्टिंग, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नजर आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं गूगल पे लिखता कि एसएसएल सर्टिफिकेशन, ये एड इन लोगों ने आज जो है वो क्या की हुई है बेटा, यहाँ पे इन लोगों ने आज स्पॉन्सर की वेबसाइट, तो इनका एज अ एड नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखें। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको कितनी वेबसाइट सिक्योर करनी है, उसके कितने पैसे होंगे, हर चीज लिखी हुई है। सही है कि आपको अगर वन वेबसाइट को सिक्योर करना है तो उसके पैसे क्या होंगे, कितनी होस्टिंग होगी, वो सारी चीजें, प्राइसेस देखनी है तो प्राइसेस देख लो। सही है, मैं यहाँ पे आता हूँ, प्राइस दिखाता हूँ। देखें, वन वेबसाइट की अगर आपको चाहिए तो 13,999 रुपए हैं, ठीक है जी। ये इस तरह से इसी तरह से आपकी और भी नंबर वेबसाइट्स हैं जिनकी होस्टिंग मिल जाती है। पहले हम कंपेयर करते हैं कहाँ से सस्ती मिल रही है, तो आप वहां से खरीद लेते हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, एसक्यूएल क्या होता है बेटा, ये हम थोड़ा अलग चले जाएंगे। एसक्यूएल को मैं लंबा चौड़ा समझा दूंगा, 2 घंटे क्या, इसमें आप 20 घंटे ले लो मुझसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं बता रहा हूं आपको मुबशिर जी। यहां तक HTTP HTTPS इनका डिफरेंस समझ में आ गया बेटा सबको, राइट। यहां तक कोई ऐसी क्यूरी, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आए, आप काइंडली पूछ लें मुझसे, क्योंकि विद इन 3 मिनट आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी। तो यहां तक जितने भी क्यूरीज क्वेश्चंस हैं आप बेटा पूछ सकते हो। क्लियर है, ठीक है बेटा, ओके ओके, वेरी गुड। मुबशिर का क्वेश्चन था एसक्यूएल क्या होता है बेटा। देखें, अब आपका ना जब वेबसाइट्स डेटा रखती हैं अपना, जैसे मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, एक होता है स्टैटिक डेटा, एक होता है डायनामिक डेटा। यानी अगर आपको इंफॉर्मेशन क्या करनी है, आपको परमानेंट सेव करनी है, तो उसके लिए बनते हैं बेटा डेटाबेसेस। क्या बनते हैं, डेटाबेसेस। अब आपकी अगर आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं, लाइक इनकी वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट, ये तकरीबन बुक जो पढ़े हैं इनको नजर आ रहे हैं, ये पूरे बुक कहीं ना कहीं रखे गए हैं। कहाँ रखे गए बेटा, डेटाबेसेस के अंदर, ठीक है। अब डेटाबेसेस हमारी क्या है, ऑनलाइन रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, या कलेक्शन ऑफ समझ लें डेटा है, कंप्यूटराइज डेटा है, जिसके अंदर हमें अपने बुक्स हो गए, आपकी इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या जितनी भी वेबसाइट्स डायनामिक है, स्टैटिक की बात नहीं कर रहा, जिसके अंदर आपने इमेजेस वैसे ही वेब पेज के अंदर रख दी है, नहीं। वो इंफॉर्मेशन लाइक फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक को आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो आप लाइक करते हैं, आप इमेज को पोस्ट करते हैं, या आप अपनी एक नॉर्मल पोस्ट भी लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं,
बेटा ये सारी की सारी चीजें डेटाबेसेस में स्टोर होती है, सही है। और वो डेटाबेसेस जो लिखे जाते हैं उसमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जिसको हम एसक्यूएल कहते हैं, ठीक है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। मुबश्शिर, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? जी, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, जिसका पर्पस होता है आपके डेटाबेसेस को बनाना, सही है। अब डेटाबेसेस भी बहुत सारे बनते हैं, कुछ होते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस, कुछ होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस, और उसके अलावा कुछ होते हैं सिर्फ डीबीएमएस के हिसाब से बनने वाले डेटाबेसेस। लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, आप लोगों ने एमएस एक्सेस सुना होगा, एमएस एक्सेस, जिसमें एसक्यूएल तो यूज नहीं होती लेकिन डेटाबेसेस बन जाते हैं, सही है। तो डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह आपके आउटलाइन में है कि मुझे डेटाबेसेस पढ़ाने हैं, तो इंशाल्लाह आई विल डिस्कस सच काइंड ऑफ थिंग्स, और यू कैन से क्यूरी लैंग्वेजेस एज वेल इन फ्यूचर, राइट। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम 10 मिनट का ब्रेक भी कर लेते हैं। अभी हुए हैं 10:20, तो 10:30 पे हम फिर से क्लास शुरू करेंगे, तो सबके सब आ जाएंगे 10:30 पे, राइट। 10 मिनट का ब्रेक है, ओके बेटा। यस करे कोई तो मैं इसको एंड करूं। ओके बेटा, वेलकम, ठीक है जी, ओके 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 ओके।